नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जौनपुर का वो केस तो दरअसल बेंगलुरु का है, लेकिन तफ्तीश जौनपुर में शुरू हुई और पकड़े गए हैं तीनों लोग। हम बात कर रहे हैं अतुल सुभाष खुदकुशी केस की, जिसमें अतुल ने खुद ही सब कुछ मरने से पहले, खुदकुशी करने से पहले बयान कर दिया। अपनी पत्नी, अपनी सास, साले, चचिया ससुर और जज साहिबा, 5 लोगों के नाम उसमें बताए गए थे और अगर उसका लब्बलुआब समझे तो एक तरीके से 5 लोगों को अपनी मौत का जिम्मेदार माना गया था। 3 लोग तो गिरफ्तार हो गए हैं, सास, पत्नी, साले। बाकी देखिए, इसमें जो वीडियो था उसमें जिक्र 5 लोगों का था, जैसे आपने बताया, जिसमें एक पर्टिकुलर टाइम पर जज के बारे में बहुत कुछ बताया गया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आरोप तो कोई भी लगा दे, अब उसका एविडेंस क्या है और क्या एविडेंस कोई अटैच किया था अतुल ने, ये सब तमाम बातें बोलते हुए कि मैं जज के कमरे में था और जज ने मुझे कहा कि केस सेटल करा देती हूँ और 5 लाख रुपए लगेंगे। और जब मैंने कहा जी मेरा केस तो मेरिट पर है, मेरे पास तो सबूत हैं, तो फिर जज ने कहा ठीक है, ओके, सबूत है तो आप लड़िए फिर। और ये भी कहा उसके सामने कि उसकी पत्नी ने, निकिता ने, कि तुम खुदकुशी क्यों नहीं कर लेते, तो जज हंस पड़ी। इससे पहले आरोप ये भी लगा था कि उनके जो पैरोकार थे माधव, उसने 3 लाख रुपए की मांग की थी। देखिए, आरोप लगाना कोई वो नहीं है, और ठीक है, आरोप लगाया तो सबूत अगर आपने संलग्न नहीं किए, जैसे कि उसने तमाम आरोप अपनी पत्नी पर लगाए, लेकिन साथ साथ बहुत सारे एविडेंसेस भी दिए हैं। लेकिन अब जज पर जो आरोप है उसका सीधा डायरेक्ट एविडेंस कोई नहीं है अभी तक, जहां तक हमने वो वीडियो सुनी है। अब इसमें कितनी सत्यता है ये मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन हाँ, इसमें एक जो उनके चाचा हैं उन पर आरोप है। अब ऐसे में पुलिस ने उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया? बेंगलुरु पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जौनपुर का जरूर केस है क्योंकि वहीं सारा कुछ हुआ है। बेंगलुरु पुलिस तो कहने का मतलब है, वीडियो में आप सीक्वेंस समझिए। 2019 में शादी, 2020 में बच्चा, 2021 में दूसरी नौकरी लग जाना और 2021 में चले जाना मई के महीने में, और उसके बाद 2022 में 22 से लेकर आज तक 9 मुकदमे, 10वां खुद अतुल कर रहा है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, ये तमाम चीज़ों से लेकर आप भी और मैं भी, हमारी भी वाइफ हैं, हमारे घर में भी टिप्स होती हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। शुरुआत में जब ये बातें कही जा रही है कि भाई, सबसे पहले शुरुआत इस तरह से कही जा रही है कि शादी पहले तो करना ही नहीं चाहती थी, वो मुझे पता लगा जब वो मेरे से हनीमून पर गई। उसके बाद ये बोला जा रहा है कि बैक हो गया और हंस रही थी। चलिए, उसके बाद जो पीरियड है, टिप्स चलती रही। फादर की भी डेथ हो जाती है अगस्त में 2019 में, उसके वो और शैटर्ड हो जाती है। कोई मुकदमा नहीं था उस समय तक, वो बैंगलोर रह रही थी। वो ये कहते हैं कि बिहार 2 बार गई है सिर्फ 2 दिन के लिए, और दोनों हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं। फिर वो अननेचुरल सेक्स का आरोप लगा देते हैं अतुल, और जब मना किया तो ऑब्वियसली उसको बुरा लगा। फिर कोरियन ड्रामा वो बहुत देखती थी और ये कहा कि भाई वो कोरियन की तरह बनकर दिखाओ, ये तमाम डिमांड्स थी उसकी, तो उसने मना कर दिया। उसके बाद ये सब चीजें चल रही हैं और उसके बाद बच्चा भी पैदा हो रहा है, और उसके बाद उसकी मदर भी आ रही है वहां पर। उस बच्चे को जो गिफ्ट दे रही है, वो गिफ्ट उसकी फैमिली को पसंद नहीं आ रहे। उसके जब इन लॉज वहां पर आ रहे हैं बेंगलोर में, उनको जिस होटल में ठहराया गया वहां पसंद नहीं आया जा रहा। उसके बाद जहां ट्रीटमेंट हो रहा है बच्चे का, जहां बच्चा पैदा हुआ, डिलीवरी हुई जहां पर लेडी की, वहां जो खर्चा आया उसको कहा जा रहा है कि बहुत बेकार हॉस्पिटल, जबकि अतुल का कहना है कि वहां तो मेरे 2.5 लाख रुपए लग गए। खाना जो है वो बासी खिलाने का आरोप है। हड्डियों वाली बात कि भाई मेरी वाइफ नॉनवेज खाती थी तो हड्डियां फेंक देती थी, मेरी मदर आई हुई थी, उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, तो ये तो कॉमन सेंस है कि भाई आप डस्टबिन में डालिए। डाइपर चेंज करने की बात, आप सोचिए कितनी छोटी छोटी बातों पर ये कपल आपस में लड़ रहे थे। लड़ाई हमारी भी होती है, छोटी बातों पर भी होती है, बड़ी बातों पर भी होती है। इसमें कई बार फ्रीक्वेंसी मैच करती है हस्बैंड वाइफ की, कई बार नहीं करती। बहुत सारे मुद्दे, शायद वो हो सकता है ऑफिस की तमाम प्रॉब्लम्स को नहीं समझती हो हमारी वाइफ, बनिस्बत उनकी अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा तरजीह दें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि, देखिए, अंडरस्टैंडिंग तो दोनों को रखनी पड़ेगी।
एट द एंड, किसी को कई बार ज़्यादा, किसी को कई बार कम। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि अगर आप इस सेट ऑफ माइंड के हो कि मैं एडजस्टमेंट कर लूँगा, तो चीज़ें अच्छी चलती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि अतुल ने नहीं किया, काफ़ी कुछ किया। 2022 के बाद जो भूचाल आया उसकी लाइफ में, 2024 तक जो इतने मुकदमे दर्ज कर दिए गए, वो सिर्फ इसीलिए किए गए क्योंकि उससे पहले का जो आरोप ये लगा कि एक्सटॉर्शन किया जा रहा था, मेरे से 15 लाख रुपए ले लिए, जब मैंने मांगे, दबाव डाला कि भाई मेरे पैसे दो आप, तब गुस्से में आकर ये सारी चीज़ें कर दी गई। मेरे साथ उस समय मारपीट भी, अतुल ने मारपीट की, ये आरोप लगाया उसकी वाइफ ने। तो कहने का मतलब है चीज़ें इतनी खराब हो गई और इतनी छोटी छोटी बातों पर लड़ रहे थे। मेरा कहने लब्बो लुबाब ये तमाम बातों को कहने का कि शायद सेटलमेंट हो सकता था, जो मुझे लगता है कि बातचीत से और एक बंदे के ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होने से बन सकता है। लेकिन ये देखिए कहने की बात होती है, जो आदमी झेल रहा है हो सकता है उसके लिए और बहुत सारी चीज़ें रही हो जो हमें नहीं समझ में आ रही हो उस समय। बिल्कुल यही। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये तो चीज़ें हो चुकी हैं, अब जो होना है उसमें अब क्या होना है? देखिए जो जिन धाराओं में ये मामला दर्ज किया गया है उसमें जो लोग आरोपी बनाए गए हैं, वो पकड़ कितनी मजबूत है? अभी तो सब कुछ ठीक है, गिरफ्तारी हो गई, पूछताछ हो रही है, लेकिन वो जो ग्रिप है वो कितनी मजबूत है? वो देखिए आरोप हैं अभी, जितना सुसाइड जो नोट है जो 23 पन्नों का, उसके अलावा जो वीडियो है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसने एविडेंस के तौर पर बताई नहीं है, बयान दिए हैं और एविडेंस रखे हुए हैं। तो वो देखेगी, पुलिस असेस करेगी एविडेंस के किस लेवल के एविडेंस है। अगर उसमें हुआ तो नेचुरली काफ़ी दिन तक जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन ये भी है कि ऐसे केसेस में आगे तो बेल होएगी। ऐसा तो नहीं है कि आप उनको ताउम्र जेल में डाल देंगे, बेल होगी 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में बेल हो जाएगी। इस केस में हो जाती है यूजुअली इस तरह के केसेस में। हालांकि ये डेथ से जुड़ा मामला है तो हो सकता है और लेट बेल हो, लेकिन बेल तो यहाँ मर्डर में भी मिल जाती। कहने का मतलब ये है कि और अभी बच्चे, एक जो उसका भविष्य जो पोता है उस वो कौन रखेगा, अभी क्या है उसका भी कुछ नहीं आता पता। हालांकि फैमिली ने कहा है कि हम रख लेंगे, अतुल के परिवार ने, लेकिन वो देने के लिए तैयार होते हैं, क्या लीगल उसमें है ग्लिचेस, वो देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जो अभी कई ऐसे लोगों के रोल हैं जो एस्टैब्लिश होने हैं। जो सिस्टम पर सवाल उठाए अतुल सुभाष ने, उस दिशा में भी क्या कुछ जांच की आंच पहुंचेगी, या ठीक है अब वो तो सिस्टम ही ऐसा है? देखिए ये तो सब कहने की बातें होती है। अब कोई कहे भ्रष्टाचार है देश में, तो इसमें क्या जांच होगी? हाँ है, सबको पता है। फिर उस पर्टिकुलर केस में नहीं, मुझे देखिए कायदे से तो होनी चाहिए। अगर सबूत है तो आप दीजिए सबूत। किसी के ऊपर आरोप तो ऐसे मांगने का क्या सबूत होता तो फिर घूस मांगने का सबूत होता है या तो किसी ने किसी के सामने दी हो घूस, कोई ऐसा विटनेस हो, या फिर कोई वीडियो हो, कोई ऐसा कोई वो हो, अन्य सबूत का भी क्या कोई दस्तावेज होता है? कहने का मतलब ये है कि दस्तावेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, या तो किसी के सामने दी हो, कोई कहे हाँ जी मेरे सामने। दस्तावेज तो व्हाइट मनी का होता है ना। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग ना। तो अब इसका कोई भाई, या तो कोई रेड हैंडेड पकड़ा जाए तब होता है कि घूस लेते हुए पकड़ा गया रेड हैंडेड। तो ये सब चीज़ें तो खैर आरोप तक ही लग रही है मुझे इसमें, इसलिए शायद ज़्यादा दम नहीं है। आप चूंकि एक बात ये भी है चिराग कि मरने से पहले तो कोई झूठ नहीं बोलता। क्या इस चीज़ को कोर्ट कितना इसको गंभीरता से? नहीं, देखिए मैं आपको बहुत क्लियर कट बताऊँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये एक जजमेंट भी है जिसमें कहा गया है कि डाइंग डिक्लेरेशन जिसको कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि आजकल अब इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, अभी तो हमने निकिता का पक्ष नहीं सुना है। अभी तो वो एक एक बात का क्या रिबटल देती है वो देखने वाली बात है कि भाई वो क्या कहती है कि वो ठीक है ये सारे काम ये करता था, तो ये क्यों करता था। हो सकता है कुछ और बातें बताए जो अभी तक आई नहीं है मीडिया के पटल पर। कहने का मतलब ये है कि ठीक है अभी आपने अरेस्ट कर लिया है, इस मामले में कार्रवाई की है, 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन मुझे अभी बहुत ज़्यादा इसमें एविडेंस अगर अभी एज ऑफ नाउ बात कीजिए तो दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जो बातें की गई है उससे रिलेटेड एविडेंस हो सकता है, भाई पत्नी के खिलाफ हो सकता है कुछ हो एविडेंस, कोई नहीं। अगर मोबाइल खुदकुशी कर रहा है और किसी को वजह बता रहा है कि मैं देखिए साहब इसकी वजह से खुदकुशी मुझे करनी पड़ रही है, मैं बहुत परेशान हूँ, तो उस जो खुदकुशी तो अपने आप में ठीक है, वो तो है ही, लेकिन ये चीज़ कितना वजन डालेगी? नहीं होता है, ये वजन होता है नेचुरली। अगर कोई वीडियो है, कोई डॉक्यूमेंट है, जैसे सुसाइड नोट है इसमें और वीडियो है, तो ये अपने आप में एक एविडेंस है इस केस में कि भाई एक बंदे ने सुसाइड किया और उसने एलिगेशन आपके ऊपर लगा रहा है। लेकिन मैंने फिर एक बात कही, ये तो एक पक्ष है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं। सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा और उससे कॉरोबरेटिव एविडेंस क्या क्या है, इससे जुड़े हुए साक्ष्य क्या क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि अगर वो आरोप लगा रहा है कि भाई दोनों के बीच फाइट होती थी, तो कोई
ऐसा कोई व्हाट्सएप में कोई मैसेज भेजा किसी ने, कोई ऐसा धमकी वाला मैसेज भेजा, या कभी कोई इस तरह की कंप्लेंट हुई पुलिस में? जैसे एक कंप्लेंट जो पता चल रही है 2021 में जब ये मारपीट हुई थी तो उसकी फैमिली पहुंच गई थी थाने, अच्छा। लड़की की, निकिता की, कि इसने मारपीट की है, तो उस समय एनसीआर जो है वो कटी थी जहाँ तक मुझे पता है। तो कहने का मतलब एक वो डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे कि भाई आपस में। एक फाइनल मेरा क्वेश्चन कि ये जो तीनों पकड़े गए हैं तो इनकी बॉडी लैंग्वेज, आप तो इतने सारे लोगों को देखते हैं, क्रिमिनल्स को भी, ये तो कोई क्रिमिनल तो नहीं कहना चाहिए इन्हें, इनकी बॉडी लैंग्वेज में क्या कुछ पश्चाताप आप समझ पा रहे हैं? या लग रहा है कि यार थोड़ा ज़्यादा हो गया, चीज़ें सॉल्व की जा सकती थी, ये कहाँ किस चक्कर में हम लोग फंस गए, पूरे देश में बदनामी हो रही है? वो तो देखिए होता ही है, जब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ये सब चीज़ें सोचता ही है, लेकिन इसके इतर बहुत सारी चीज़ें और भी सोचता है। वो भी सोचता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया, गलती तो उसकी भी थी। अब उसने मैं उसके पक्ष की बात कर रहा हूँ, निकिता के पक्ष की, तो वो भी ये सोच रही होगी कि भाई अब चला गया तो मुझको पकड़ लिया। कहने का मतलब ये है कि देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, पहली बात। दूसरी बात, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आनी बाकी है, जो मुझे इस केस में लगता है कि बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप है इसमें। और एक चीज़ तो मुझे अनूप, चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ एक चीज़, आपको पूरे इतने दिन से हम ये 3-4 वीडियो इस पर कर चुके हैं, आपको क्या लग रहा है हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट जो है ये क्या समझ में आ रहा है कि मतलब इतनी ज़्यादा टिफ होती है? और अगर होती है तो कभी एक पक्ष तो नहीं इसके लिए गलती हो सकती ना? कि एक पक्ष की गलती भी नहीं हो सकती, और हमारे कानून में इसके लिए एक मुकम्मल जगह है। दो लोग अगर साथ नहीं रहना चाहते तो उनके अलग होने की एक व्यवस्था है, उसी व्यवस्था का पालन करते हुए अलग ही होना चाहिए था। ये जो खुदकुशी वाला एंगल है, अब इसके बाद तो फिर मुझे वही बात याद आती है कि जो पट्टियाँ होती हैं ना, ये वकील ही पढ़ाते हैं, जो तमाम मुकदमे ये वकील पट्टी पढ़ाते हैं, ये आप ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, अच्छा उसके पास ये तो फिर आप ये भी ले सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें ऐसे भी होती हैं, जो बातें अतुल सुभाष ने अपने वीडियो में कही, हो सकता है वो वकील की इधर से वकील का बनाया हुआ प्लान हो, जो उसके मुंह से निकल रहा हो निकिता के, और फिर वो इस चीज़ें तो देखिए, दो तरह की साइकोलॉजी के लोग होते हैं जो मुझे इस केस से समझ में आ रहा है। एक होता है जो एडजस्ट कर लेता है कि ठीक है, अगर मान लीजिए कई बार होता है कि अब वो व्हाटएवर रीज़न, कई बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के दबाव में होता है, चाहे वो पत्नी का कद ऊपर हो फाइनेंशियली तो दबाव में होता है, तो वो बातें मानता है पत्नी की। बहुत सारे केसेस में मैंने ऐसे देखा है। बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा है कि दोनों सेम पैटर्न की जॉब कर रहे हैं और वो नहीं मानते एक दूसरे की। बहुत फाइट्स होती हैं, ईगो टसल्स होती हैं कि भाई ये कैसे, ये कैसे। कई बार दोनों के शौक बहुत मिलते हैं, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक सक्सेसफुल शादी के लिए एक दूसरे की ज़रूरत बने रहना बहुत ज़रूरी है, डिपेंडेंसी बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग वन हैज टू बी मोर मैच्योर। बट अब वो चाहे आपकी वाइफ हो चाहे आप हो। डिपेंडेंसी का ही एक पर्याय है ना। हाँ, हाँ। कि मान लीजिए मान लीजिए एक पुरुष है, एक स्त्री है, पुरुष काम कर रहा है तो स्त्री आर्थिक रूप से उस पर निर्भर है, तो दोनों की एक अंडरस्टैंडिंग है। पुरुष इसलिए निर्भर है कि भाई वो कमा रहा है, इसके अलावा तो वो कुछ नहीं कर सकता, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग है। या कोई महिला वर्किंग है, पुरुष भी वर्किंग है, तो वो इस चीज़ को लेकर अंडरस्टैंडिंग, यार कि हमें हमारा फ्यूचर जो हमारा बच्चा है, मैं उसको लेकर अपने सारे गिले शिकवे चीज़ें साइड कहीं ना कहीं जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिपेंडेंसी ही है एक तरीके की। हाँ, ठीक कहा आपने, बिल्कुल आपने सही कहा कि डिपेंडेंसी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप कमा रहे हैं तो नेचुरली आप अपना अपर हैंड हमेशा रखते हैं कि भाई सब कुछ मैं कर रहा हूँ। अब मान लीजिए हाउस वाइफ है, भाई मेरी पत्नी एक गृहिणी के तौर पर है, मैं मान लीजिए नौकरी करता हूँ, और इसके अलावा तो मैं और कोई उनको सहयोग नहीं कर सकता, चाहे वो घर हो, चाहे बच्ची बिटिया की परवरिश हो, उसकी स्कूलिंग है, या तो ये मैं उन पर डिपेंड हूँ इस चीज़ बिल्कुल के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं डिपेंड और अगर कल को वो ये बोलने लग जाएं कि भाई ये काम भी आपका है, तो आप क्या कहोगे? तो फिर एक आम आदमी क्या बोलता है कि ठीक है नौकरी आप कर लो, मैं ये कर लेता हूँ। एग्जैक्टली यही कहा जाएगा ना। तो ये बात तो है यही जो मैं आपको कह रहा हूँ, डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है ना, कि ये भी बनी रहनी चाहिए। नहीं, लेकिन मैं कई चीजें नहीं कर सकता यार, मुझे लगता है कि अब देखिए ये भी मुश्किल है ना कि मैं जैसे ड्यूटी करके जा रहा हूँ, फिर ये हो कि साहब अब खाना भी आपको ही बनाना है, तो फिर मैं खाना ही बना रहा हूँ, तो फिर ये मेरे मन में तो ये ख्याल आएगा यार, फिर रोटी बेल खाना ही बना ले, तो नौकरी तुम ही कर लो, जो मुझे यही करना है। मैं तो फिर यहाँ पे दिक्कत आनी शुरू होती है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये वो चीज़ें हैं जो टिप्स क्रिएट करती हैं, जो ये वो चीज़ें हैं जो आपको लगता है यार मैं क्यों करूँ, ये मेरा काम थोड़ी है, या वो कहती है ये मेरा काम। लेकिन इन सबके बीच नहीं, इन सबके बीच में एक चीज़ आती है, मैं आपको बताऊं, पति और पत्नी के पास है, एक आदमी अगर 9-10 घंटे कहीं खपा के आ रहा है जहाँ से 2 पैसे की आमदनी है, तो दूसरे वाले को भी अपने काम को समझना होगा। एक बात, दूसरी बात की बात, इसमें ऐसा नहीं किसी को नीचा देखा।
कोई घर का काम छोटा नहीं है। जो माँ हमारे बिल्कुल सही कहा सालों आपने। तक करती रही, घर का काम संभालती रही, वो काम छोटा नहीं है हमारे पिताजी के काम से कि वो स्कूल में पढ़ाते रहे। बिल्कुल ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह का काम है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, दोनों अपनी अपनी जगह के काम है और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंस है। इक्वली इंपॉर्टेंस है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल आप पहली उसको बात। कम नहीं आंक सकते। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई एक दूसरे के कामों को आंकने लगे और ये कहने लगे कि भाई तेरा काम छोटा है मेरा बड़ा है, पहली बात। दूसरा ये कहने लगे कि मैं ही सारा काम करता हूं, तू तो करता ही नहीं है, तब ये टिप्स क्रिएट होती हैं। तो इसमें अंडरस्टैंडिंग वही हाँ, समझ की लेकिन बात एक सवाल ये भी ना कि कौन कितना पेशेंस लेवल भी है, इसमें ये भी चेक होता है। कोई अनु अगर कि ऐसा शॉर्ट नहीं टेम्पर्ड है तो फिर उसको आप काबू नहीं कर सकते आप। शॉर्ट टेम्पर्ड है, आपकी लड़ाई होगी। और अगर दूसरा पक्ष भी शॉर्ट टेम्पर्ड है तो और लड़ाई होगी। अगर दूसरा पक्ष मान लीजिए शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है, कई मैंने ऐसे केसेस देखे जिसमें वाइफ इतनी सौम्य है और पति इतना शॉर्ट टेम्पर्ड है कि लेकिन फिर भी उन दोनों की निभ रही है। क्यों? क्योंकि वाइफ को पता है ठीक है, अरे गुस्सा हो जाता है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाते हैं। ये एक टेंडेंसी है। ठीक उल्टे भी मैंने देखे, समझना पड़ता है। ठीक उल्टे भी देखे, जैसे इस केस में कि एक लड़की ने लगातार एक के बाद एक 9 केस कर दिए अपने पति पर। भाई एक केस ही कर देते, एक डिवोर्स का केस कर देते, आपने तो लगातार चलिए मेंटेनेंस का कर देते, उसके बाद आप लगातार केसेस पर केसेस करे जा रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस, दहेज का, आपने तो मर्डर तक में, आपने तो मर्डर तक में वो हत्या के प्रयास तक वो भी जो भी डाल किया दिया जा आपने। सकता है, तो कहने का मतलब ये एक एग्जर्शन लेवल दिख रहा है कि भाई आपने ओवर रिएक्ट कर दिया किसी चीज़ को लेकर। तो ये वो वाली बात है। और एडजस्ट बिल्कुल, शादी जब आपकी होती है तो नेचुरली वन हैज़ टू बी कॉम्प्रोमाइज़, और इसमें आपको करना भी चाहिए, कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात बोली, हर किसी का काम इक्वली इंपॉर्टेंस है, उनका भी हमारा भी। लेकिन जहाँ आप एक दूसरे को नीचे दिखाएंगे, जहाँ आप अपने काम को ऊपर करेंगे, वहाँ दिक्कतें होती हैं। और देखिए ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आप एक ब्रॉडर माइंडसेट से सोचते हैं कि यार कल को, जैसे हम लोग मिडिल क्लास क्या सोचते हैं, यार झगड़ा हो जाएगा, बात दोनों तरफ जाएगी, इन लॉज की तरफ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, बदनामी होगी, छोड़ो एडजस्ट करो, बच्चे हैं उनका फ्यूचर देखो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो फिर अब इन तमाम चीज़ों को ढक देती है। बिल्कुल। और समझ की ही बात है। अब हम लोग यहाँ ये चर्चा कर रहे हैं और उपदेश भी देते हुए देखते हैं इसके आखिर में। तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ झगड़े नहीं होते होंगे, बिल्कुल होते हैं झगड़े, लेकिन अंततोगत्वा हमें साथ में रहना है, ये एक माइंडसेट है। और जब ये माइंडसेट रहता है तो फिर सारी चीज़ें छोटी हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, थैंक यू। तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।